नमस्कार। आज हम एक ऐसी क्रिमिनल केस को समझने की कोशिश करेंगे जहां न्याय की राह बहुत पेचीदा हो गई। सोचिए, एक मर्डर केस है, 87 गवाह हैं और उनमें से 71 गवाह पलट जाते हैं। यहां तक कि पीड़ित का बेटा, जिसने शायद अपने पिता को मरते देखा हो, वो भी अदालत में आकर मुकर गया। ये मामला है रेणुका प्रसाद बनाम राज्य, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। जी। इल्जाम ये था कि फैमिली प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा था, जिसके चलते रेणुका प्रसाद मतलब A1 ने अपने कुछ कर्मचारियों A2 से A4 और कुछ भाड़े के लोगों A5 A6 की मदद से एक हत्या करवा दी। अच्छा। अब हुआ ये कि निचली अदालत ने तो कह दिया भाई सबूत नहीं है, बरी कर दिया। हाँ। लेकिन हाई कोर्ट ने पुलिस की गवाही और कुछ जो रिकवरी हुई थी उसके आधार पर A1 से लेकर A6 सबको दोषी मान लिया। ओके, तो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया। हाँ, तो सवाल फिर यही है कि जब इतने सारे गवाह अपने बयान से पलट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला क्यों पलट दिया? मतलब क्यों सबको बरी कर दिया आखिर में? चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को आज सुलझाते हैं। हाँ। सबसे चौंकाने वाली बात तो यही गवाहों का मुकरना है। बिल्कुल। जो मेन आई विटनेस था, पीड़ित का बेटा PW8, वो अदालत में पहचानने से ही मना कर देता है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। और कमाल ये कि मृतक की पत्नी PW10 और जो मुख्य आरोपी है A1, उसका भाई PW4, वो भी मोटिव वाली बात से, मतलब मकसद क्या था, उससे पलट गए। हाँ, और देखिए यहीं पर जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो कमजोर पड़ने लगता है। कानून बड़ा साफ है इस पे। पुलिस को जो बयान दिया जाता है, मतलब सेक्शन 161 CRPC वाला बयान, हाँ। वो कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। अच्छा। हाँ, उसका इस्तेमाल सिर्फ ये दिखाने के लिए हो सकता है कि भाई गवाह ने पहले पुलिस को कुछ और कहा था और अब अदालत में कुछ और कह रहा है, मतलब विरोधाभास दिखाने के लिए। अच्छा, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आर शाजी बनाम केरल राज्य में भी कहा गया। तो हाईकोर्ट ने शायद ये गलती की कि उन्होंने जांच अधिकारियों मतलब आईओएस की गवाही पर ज्यादा भरोसा कर लिया। और आईओएस क्या कर रहे थे? वो तो असल में उन्हीं मुकरे हुए गवाहों की पुलिस वाली बातें ही दोहरा रहे थे कोर्ट में। हाँ, जो उन्होंने 161 में दर्ज की होंगी। बिल्कुल, और वो कानूनी तौर पर एडमिसिबल एविडेंस नहीं बनता उस तरह से। अच्छा, लेकिन कुछ रिकवरी भी तो हुई थी, जैसे कैश मिला, हथियार मिले, वो मशीटे जैसे। हाँ हाँ। और खून लगे कपड़े भी मिले थे, और कपड़ों पर जो खून था ओ ग्रुप, वो मृतक के खून से मैच भी हुआ था। तो क्या ये अपने आप में बड़ा सबूत नहीं? देखिए, ये एक जरूरी पॉइंट है, लेकिन यहीं पर एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 आ जाता है। ओके। एक पुराना केस है पुलुकुरी कोटैया। उसमें कोर्ट ने ये साफ किया था कि सेक्शन 27 के तहत अगर कोई आरोपी पुलिस कस्टडी में कुछ बताता है और उसकी वजह से कोई चीज बरामद होती है, तो सिर्फ उतनी जानकारी सबूत मानी जाएगी जिससे वो चीज मिली, मतलब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। अच्छा, जैसे चाकू वहां है। हाँ, बस उतना। ये नहीं कि मैंने मारा और चाकू वहां छुपाया, वो कन्फेशन वाला पार्ट एडमिसिबल नहीं होता। समझ गए। अब इस केस में क्या हुआ, ये हथियार और कपड़े A3 यानी एक आरोपी DNA पर मिले। अच्छा, A3 के कहने पर। हाँ, उन लोगों के कहने पर नहीं जिन पर असल में हमला करने का इल्जाम था, A5 और A6। और दूसरी बात, ये भी साबित नहीं हुआ कि वो कपड़े A5 या A6 के ही थे, या जहां से मिले वो जगह A1 की थी। ये लिंक गायब थे। तो खून का ग्रुप मिलना? खून का ग्रुप O मिलना ठीक है, पर O ग्रुप तो बहुत कॉमन है। उसको सीधे इन अभियुक्तों से जोड़ने के लिए और सबूत चाहिए थे जो थे नहीं। और कैश का? कैश का तो खैर हत्या से कोई डायरेक्ट कनेक्शन कोर्ट को मिला ही नहीं। अच्छा, एक और सवाल, क्या एक सह आरोपी, जैसे यहाँ A3 था, उसका बयान बाकी आरोपियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? मतलब सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट का। ये भी एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर सिंह और हरिचरण कुर्मी जैसे कई केसेस में ये बार बार कहा है कि सह आरोपी का कन्फेशन मतलब इजहार जुर्म बहुत ही कमजोर किस्म का सबूत होता है। बहुत कमजोर? हाँ, उसे आप सजा का आधार नहीं बना सकते। वो तभी काम आ सकता है जब पहले से दूसरे स्वतंत्र भरोसेमंद सबूत मौजूद हो। अच्छा, मतलब कोरॉबोरेशन के लिए। बिल्कुल, ये बस उन दूसरे सबूतों को थोड़ा वजन दे सकता है अगर वो मेल खाता हो तो। लेकिन इस केस में वैसे स्वतंत्र सबूत थे ही नहीं। तो मतलब कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस था ही नहीं जिसे ये कन्फेशन सपोर्ट करता। सही कहा। तो फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट का क्या निष्कर्ष निकला? फाइनल वर्डिक्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो मोटिव, साजिश, तैयारी या असल में अपराध को इन अभियुक्तों से जोड़ने में मतलब पूरी तरह से फेल रहा। पूरी तरह से? हाँ, बिल्कुल। और हाई कोर्ट का जो फैसला था वो ज्यादातर अनुमानों पर
या उन सबूतों पर आधारित था जिन्हें कानून इजाजत नहीं देता, जैसे वो 161 के बयान या सेक्शन 27 की गलत समझ। जैसा चंद्रप्पा केस में भी कहा गया है, किसी को बरी करने के फैसले को पलटने के लिए बहुत ही मजबूत ठोस सबूत चाहिए, जो यहाँ नहीं थे। जो यहाँ बिल्कुल नहीं थे। और क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी निर्दोषता का अनुमान। जब तक शक के परे साबित न हो जाए, व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। तो अंत में सबूतों के इतने भारी अभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। जी हाँ। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये माना भी कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, और इस पर चिंता भी जताई कि ये पूरी कानूनी प्रक्रिया एक तरह से व्यर्थ सी हो गई। बिल्कुल, ये केस यही दिखाता है कि कानूनी सबूत का स्टैंडर्ड कितना जरूरी है। सिर्फ नैतिक विश्वास या शक के आधार पर, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों न हो, सजा नहीं दी जा सकती। सही बात है। कानून पुख्ता सबूत मांगता है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इतने सारे गवाह एक साथ एक पैटर्न में मुकर जाते हैं, तो हमारी न्याय प्रणाली के सामने आखिर क्या चुनौतियां हैं? क्या ये गवाहों की सुरक्षा में कोई कमी है, या कोई बाहरी दबाव है, या कोई और गहरी समस्या है सिस्टम में? ये सवाल ये अपने आप में एक और चर्चा का विषय है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है।